Assalamu alaikum dear students. Today it is chapter number 3 of your textbook Democratic Politics. Before today's chapter we have completed 2 chapters: power sharing, first chapter, and then federalism, second chapter. Now it is democracy and diversity. It is chapter number 3, democracy and diversity. How diverse is our democracy? Otherwise we can say how diverse is our country. Diversity here means having not all the things as same. हर एक चीज इसमें एक जैसी नहीं है, इसमें differences हैं. तो the lesson has been started with the example of 2 American Africans. इस लेसन को इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे. आज के लेसन में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है और डिविजन्स क्या है. अच्छा, इसमें इस लेसन को स्टार्ट किया गया है 2 अमेरिकन अफ्रीकन ब्लैक्स जो है उनकी एग्जांपल से. उनकी एग्जांपल इसमें दी गई है. यू कैन टेक पेज नंबर 26 of your textbook and you see this photograph here. इस फोटोग्राफ में इन 2 अमेरिकी अफ्रीकन्स, दैट मीन्स ये ब्लैक थे, ब्लैक अमेरिकन, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कैरोज, उनकी एक मिसाल दी गई है. इन एन इवेंट उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल और 1968 ओलंपिक्स जो कि मैक्सिको सिटी में जिनका इनेकाद हुआ, उसमें दोनों ने मेडल्स हासिल किए. एंड जब सरमनी थी मेडल हासिल करने की, जो सरमनी थी जिसमें इनको मेडल्स लेने थे, दे वोर ब्लैक सॉक्स, इन्होंने जूते नहीं पहने बल्कि काले मोजे उन्होंने पहने और अपने बाजू को टाइट रखा इस तरह. तो देयर वाज देन ए मैसेज, इससे एक मैसेज गई कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की. और इनके साथ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो था, दैट वाज पीटर नॉर्मैन, ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट. ये मान लो अब 3 हो गए सारे, टॉमी स्मिथ, जॉन कैरोज एंड पीटर नॉर्मैन. ये ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था. तो इसने क्या पहना था, इसने एक बैज पहना था यहाँ अपनी छाती पर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने का. तो इन्होंने जब ऐसा तरीका अख्तियार किया, इन्हें तो मेडल्स दिए गए, लेकिन मेडल्स देने के बाद इनसे मेडल वापस लिए गए. रीजन वाज सिंपल. रीजन यह था कि इन्होंने एक पॉलिटिकल इश्यू को यहाँ पर खड़ा किया है एक इंटरनेशनल फोरम में. ये इन्होंने एक सोशल इशू को, ये सोशल इशू जो है इनका अलग मामला था, लेकिन एक इंटरनेशनल फोरम में इसको नहीं उठाना चाहिए था. विद द रिजल्ट उनके जो मेडल्स थे वो वापस लिए गए. तो और इन्हें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी लेटर ऑन. इससे इनका तो बज़ाहिर नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने अपने इशू को एक इंटरनेशनल फोरम में उठाया. इंटरनेशनल फोरम में उठाने का उन्होंने चांस जाया नहीं किया. अपनी कौम, अपने इस कबीले और इस आपका इनके जो रेस जो थी, इसके खातिर उन्होंने ये कुर्बानी दी, मेडल वापस किए. लेकिन उनके साथ उनकी जो सफरिंग्स थी, उनकी सफरिंग्स को जाया किया. काली सॉक पहनने का मतलब ये था कि वो ये बहुत गरीब हैं और ब्लैक है. ब्लैक सॉक पहनने का मतलब यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, काले होने की बुनियाद पर इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अलग किया जाता है. इन्हें इक्वल राइट्स नहीं है. अमेरिका में ये अमेरिका के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके इक्वल राइट्स नहीं है. तो अपने बाजू को टाइट रखने का मैसेज ये था कि हमारी जो पावर है, हमारे अंदर ताकत है, हम ताकत से अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं. तो लेटर ऑन क्या हुआ, इनमें से जो ये पीटर नॉर्मैन 2006 में मर जाता है. पीटर नॉर्मैन का 2006 में मरने के बाद इनकी जो यूनिवर्सिटी थी
सैन जोस यूनिवर्सिटी, इन तीनों ने सैन जोस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। यूनिवर्सिटी ने इसको फख्र जाना कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एक अच्छी बात कही है, इन्होंने जो किया है सही किया है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी होती है। यूनिवर्सिटी ने उनका एक मुजस्समा पीटर नॉर्मन का मुजस्समा 20 फुट ऊंचा मुजस्समा यूनिवर्सिटी के अहाते के अंदर का खड़ा किया 2006 में। अब दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द केस ऑफ अमेरिका। ये यूएसए का ही केस नहीं है, हर एक मुल्क में ये प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर देखेंगे इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली आवर दलित्स, हमारे जो दलित हैं, दलित बरादरी जो है उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इक्वल राइट्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स दी हैं, जो उन्होंने आईन ने जो हुकूक उनको दिए हैं, वो हुकूक उनको पूरे नहीं किए जाते हैं। तो अब ऑरिजिन यही होती है, ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस कहाँ से शुरू होती है? ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस की जो बेस है that may be religion अगर हम कंसिडर करेंगे तो कोई रिलीजन के साथ है, कोई समझता है कि देयर एग्जिस्ट गॉड, खुदा है, तो कोई ऐसा भी है जो कहता है कि कोई भी नहीं है, खुदा वगैरह कुछ भी नहीं है, दो एथीस्ट कम्युनिस्ट जिनको कहते हैं। तो यहाँ से एक डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से एक डिवीजन, एक ये डिफरेंस बढ़ जाती है। व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ बिलीफ, जब बिलीफ की फर्क हो, अकीदे की फर्क हो, वहां से शुरुआत हो जाती है। कोई मुशरिक है, खुदा कहता है खुदा है, लेकिन औरों को भी खुदा के बराबर शरीक मानता है, उसे मुशरिक कहते हैं। काफिर नहीं कहेंगे बल्कि उसे मुशरिक कहेंगे। तो यहां से एक ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि खुदा अकेला है उनकी, और जो कहते हैं खुदा के साथ और शरीक है, एक डिफरेंस, एक ओपिनियन की बुनियाद पर खड़ी हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस बहुत सारी चीजों में होती है। कभी एक ही मजहब में रहने वाले लोग, एक ही मजहब के लोग, उनके जो है वो बहुत सारे रीजनों में हूं, या कि कलर की बुनियाद पर या दूसरे किसी सोशल डिवीजन की बुनियाद पर उनके जो डिफरेंसेस उनकी बढ़ जाती हैं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी के लिए जो पहला फर्स्ट लेसन जो है पावर शेयरिंग, इसमें हम सबको अकोमोडेट करना पड़ता है। अगर हम अकोमोडेट नहीं करेंगे तो ये सोशल डिफरेंसेस जो है ये बढ़ जाती हैं ज्यादा। डिफरेंसेस के बाद फिर सोशल डिविजन हो जाते हैं। सोशल डिवीजन के बाद फिर अपना अपना हिस्सा अलग मांगते हैं, और मुल्क के डिसइंटीग्रेट होने का खतरा होता है, मुल्क के टूटने का भी खतरा होता है। वो जो मैंने हिस्टोरिकल लॉ बताया, पीपल रिवोल्ट व्हेन कंडीशंस बिकम अनबियरेबल, जब हालात हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग बगावत पे उतरते हैं। बगावत हुई तो फिर सिविल वार हो जाता है। हमने पहले लेसन में पढ़ा था 2 कंट्रीज की एग्जांपल्स, बेल्जियम वालों ने सबको अकोमोडेट किया तो कोई क्राइसिस नहीं हुई। श्रीलंका वालों ने सबको अकोमोडेट नहीं हुआ तो सिविल वार शुरू हुआ। इंडिया में भी कुछ लोग जो है शर पसंद है, इसमें वो मुल्क की सालमियत का ख्याल नहीं करते हैं, तो सोशल डिफरेंसेस और सोशल डिविजन उनको बढ़ाते हैं। उनके बढ़ने से इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इसी में डेमोक्रेसी इसकी ये खूबी यही है कि डेमोक्रेसी में हमें सबको अकोमोडेट करना चाहिए। सबको अकोमोडेट नहीं करेंगे तो मुल्क की सालिमियत खतरे में बढ़ जाती है। अब वह ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस जो है, ये रिलीजन भी होता है, रेस भी होती है। ये रेस दौड़ नहीं है बल्कि एक जात की बुनियाद पर। ये लैंग्वेज भी हो सकती है, लैंग्वेज भी क्या हो सकती है। लैंग्वेज की बुनियाद पर भी कुछ न कुछ डिफरेंस बढ़ जाती है, सोशल डिफरेंसेस बढ़ जाती हैं। कोई एक जुबान बोलता है, कोई दूसरी जुबान बोलता है, फिर वो एक दूसरे के साथ ठीक तरह से बातचीत वगैरह नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं अब हमें ऐसी जगह की तलाश होनी चाहिए या ऐसा एक अलग मुल्क चाहिए जिसमें ये हमारे
یا تو کانسٹیٹیوشن ہمیں ہماری لینگویج کو پروٹیکشن دے، یا تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہمیں الگ سے ایک اسٹیٹ چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ اس میں آپ کو اوریجن کی بیس جو ہے، اوریجن آف سوشل ڈفرینسز جو ہے، اس کی یہ ریلیجن ہوتی ہے، ریس ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، تو یا کاسٹ ہوتی ہے، جو کاسٹ بھی جس کو کہتے ہیں. اوور لیپنگ اینڈ کراس کٹنگ ڈفرینسز. اب دوسری قسم کی ہے اوور لیپنگ اینڈ کراس کٹنگ. یہ ایک ہے، الگ الگ دو چیزیں ہیں، اوور لیپنگ اینڈ کراس کٹنگ. اوور لیپنگ میں ایک ہی مطلب زبان تو ایک ہی بولتے ہیں لوگ. مثال ہم لیں گے، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی مذہب سے تعلق ہے، لیکن ان کا یہ جو کلر ہے وہ ڈفرنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر دونوں کرسچن تھے، کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہے گویا مذہبی ریلیجن سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہے وہ ان کی مشترکہ ہے دونوں کی، تو لیکن اس کے علاوہ جو رنگ ان کا ہے وہ ڈفرنٹ ہے. وہ جب کچھ چیزیں مشترکہ ہوں، کچھ چیز دونوں گروپوں میں ایک جیسی ہوں، تو اس کو اوور لیپ کہتے ہیں. تو کراس کٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر بالکل بھی کوئی چیز مشترکہ نہیں ہو، کوئی چیز دو گروپوں میں یا ملک میں بہت سارے لوگوں میں جب کوئی چیز خاص مشترکہ نہیں ہو، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا یہ جو کسٹمز ٹریڈیشنز، تو یہ اگر ڈفرنٹ ہو تو اس کو ہم کراس کٹنگ کہتے ہیں. اگر کوئی چیز اس میں کامن ہے، کوئی چیز چاہے وہ ایک ہے، دو چیزیں ہیں، تین ہیں، وہ کامن ہے. فار ایگزامپل اگر ان کا ریلیجن کامن ہے لیکن وہ رنگ کلر جو ہے وہ کلر ڈفرنٹ ہے، تو اس کو اوور لیپ بتائیں گے. لیکن اگر کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے تو اس کو کراس کٹنگ کہتے ہیں، گویا اس میں کوئی چیز کامن نہیں ہے. پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈویژنز، مطلب تیسری جو ہے ڈویژن اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کے درمیان لوگ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں انڈیا کی مثال لیں گے تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل ڈویژنز یہاں پر ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی پارٹی کی فکر ہے، چاہے اس کے لیے ملک کو بھی قربان کریں گے کوئی فکر نہیں ہے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ملک کے اتحاد کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن جب عملی موقع آتا ہے تو وہاں اس وقت فکر نہیں ہوتی ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ صرف اپنی پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، پارٹی کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. اپنی پارٹی کے لیے وہ سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہیں کہ سب کو ساتھ چلنے کے لیے. زبان سے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن کچھ عملی طور کام نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ سوشل ڈویژنز ہیں. سوشل یہ جو سوسائٹی جو ہوتے ہیں، سوسائٹی فار ایگزامپل اگر ہم لیں گے یہ دلتس جو ہے، دوسری بہت ساری کمیونٹیز جو ہے، تو ایک دوسرے سے دوری جب وہ اختیار کر لیں گے تو اس کو ہم سوشل ڈویژن ہی کہیں گے. پولیٹیکلی اگر کوئی ڈویژن ہو، پولیٹیکلی جو ڈویژن ہے ہی، پولیٹیکل پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ ایک ڈویژن ہے، ایک سیکٹ ہے، ایک الگ ان کی آئیڈیالوجی ہے. ایک کانسٹیٹیوشن ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا، اس کی بنیاد پر بھی ملک جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے. اب پاور شیئرنگ جو کہ پہلا چیپٹر تھا، اس کے کنسپٹ کو اگر ذہن میں رکھیں گے، سب کو اکاموڈیٹ کریں گے، جیسے کہ بیلجیم میں ہوا تو ملک میں آسانی پیدا ہوتی ہے، ملک کو چلانا آسان ہوتا ہے. اگر نہیں تو مشکلات بڑھ جاتے ہیں. شکریہ.